The Congress is in opposition now, second term. They don't have any money. They are not distributing. You have seen in Munugodu and in local elections also. But now BJP party has become very rich. ये काफी धनवान पार्टी हो गई. इतना सारा पैसा कौन दे रहा और कौन सी कंपनी, कौन सी कारपोरेट कंपनी पैसे दे रहा, कांग्रेस को कितना दे रहा है, बीजेपी को कितना, आम आदमी पार्टी को जो लिकर स्कैम में आजकल हम देख रहे हैं, टीआरएस और आम आदमी पार्टी और बीजेपी के ऊपर भी ये आंच आ रहा है कि मैं वहीं आने वाला था. अभी आपने जो कहा, आपने ईडी को आप इस्तेमाल बात कर रहे हैं, ईडी को आप इस्तेमाल कर रहे हैं बीजेपी के ऊपर धब्बा. लेकिन ये सभी दल पैसे लेते हैं और उसका हिसाब किताब कौन कितना दे रहा, आप लोगों को क्यों नहीं दे रहे हैं आप. और इसका जो है, इसका इफेक्ट जो है यूपी में हो या मणिपुर से लेके किस तरह उनके ऊपर पड़ा, प्रभावित हुआ, और आज ये हिमाचल और गुजरात में इसका प्रभाव किस तरह पड़ने वाला है. और बीच बीच में आप गुजराती भी बोलिए, क्योंकि नहीं तो गुजराती के लोग मेरा गला पकड़ेंगे. आप थोड़ा नहीं, बिल्कुल मैं जैसे गुजरात पे आता हूँ, मैं गुजरात की बात करूंगा. लेकिन अभी आपने जो प्रश्न पूछा था हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, क्योंकि अभी इसी साल ये 4 इलेक्शन हुए थे. पंजाब इलेक्शन हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, उत्तरांचल हुआ. तो जो आपने फंडिंग की बात की, मैं उसके ऊपर बहुत स्पेसिफिकली आना चाहूंगा कि जैसे दिल्ली का जो लीकर स्कैम है, आप अगर उस स्कैम को समझने की कोशिश करें कि आज तो पूरा मतलब गवर्नमेंट के पेपर्स के ऊपर सब कुछ अवेलेबल है कि एक 530 रुपए की जो बॉटल होती थी, मैं जो कैलकुलेशन गवर्नमेंट का आ चुका है उसकी मैं बात कर रहा हूँ. पहले जो नई लीकर स्कैम आई, उस मतलब लीकर स्कैम जो निकला है, जो लीकर पॉलिसी थी, उससे पहले की पॉलिसी क्या थी कि 530 रुपए की एक शराब की बॉटल होती थी 750 ml की. उसके ऊपर राजस्व यथा दिल्ली गवर्नमेंट को 230 रुपए मिलते थे, रिटेलर को 30 रुपए मिलते थे, और बाकी के कुछ पूरे एक्सपेंसेस किस तरह से होता था पूरा उन्होंने दिखाया था. अब जो नई पॉलिसी आई थी, नई लीकर पॉलिसी आई, उसमें 530 रुपए की एमआरपी को 560 रुपए कर दिया गया, यानी 30 रुपए बढ़ाए गए. जो गवर्नमेंट का जो टैक्स था, जो 230 रुपए आता था, उसे 8 रुपए कर दिया गया. और जो रिटेलर का जो मार्जिन था, जो 30 रुपए था, उसको 330 रुपए बना दिया गया. ठीक है, ये हैरान की बात है. ये तेलंगाना में भी 2300 करोड़ का भागा पड़ा एक साल. बार बार लीकर स्कैम जो कह रही है, वो स्कैम ये है कि आपने जो ऑफिशियल गवर्नमेंट को जो पैसा जाना चाहिए था, वो आपने अपने डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर के जेब में डाल दिया, और ये ऑफिशियली गवर्नमेंट ने किया है. किसी आदमी ने टैक्स का पैसा चुराया हो या किसी ने, वो बात नहीं है. यहां पर गवर्नमेंट ये तय कर रही है कि मेरी गवर्नमेंट के पास 230 रुपए आ रहे थे, उसकी जगह 8 रुपए दो, बाकी के पैसे वो मेरे रिटेलर को दे दो. अच्छा, और एक मजे की बात है कि लीकर स्कैम के मतलब जो पुरानी पॉलिसी थी, उसमें यह था कि कभी भी होलसेलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर हमेशा गवर्नमेंट अपने हाथ में रखता था और फिर वो रिटेलर को देता था, ताकि उसका भी राजस्व जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट को आता था. नई लीकर स्कैम पॉलिसी के अंदर उन्होंने ये पूरा का पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये प्राइवेट प्लेयर को दे दिया. इसकी वजह से जो गवर्नमेंट को जो पैसा मिलना चाहिए था, वो भी नहीं मिला. इसलिए जो स्कैम है, इसको व्हाइट कलर स्कैम या व्हाइट कॉलर स्कैम आप कह सकते हो, क्योंकि इसके अंदर तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि गवर्नमेंट को इस पॉलिसी के पहले अगर 250 या 260 रुपीज का फायदा हो रहा था, तो इस पॉलिसी के बाद सिर्फ 10 रुपए का फायदा हुआ. तो आपने तो गवर्नमेंट का ऑफिशियली 250 रुपीज का घाटा करवा दिया. और ये किसको दिया था? ये सारा बेनिफिट दिया था उन्होंने पंजाब के उन लोगों को, जो लोग, क्योंकि पंजाब और दिल्ली में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, तो उन लोगों की डिस्ट्रीब्यूटरशिप और सब दिल्ली में रहती है, तो उन्होंने उन लोगों को फायदा दिलाया जो पंजाब में उनके लिए पैसा खर्च कर सके. ओके, अच्छा, इनडायरेक्ट वे, फाइन. हाँ, इनडायरेक्ट वे में. तो अब ये सारी चीजें जब स्कैनिंग में आती है, तब वो बोलते कि नहीं, अब हमारे ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है, ईडी और सीबीआई को हमारे पीछे लगाया जा रहा है. अरे आपने काम ही वैसे किए हैं. अगर आप ऑनेस्ट हैं, आप आके बता दीजिए भाई हमने ऐसा कुछ नहीं किया है. ये जो कुछ भी बातें, आपको याद है ना कि 2002 का जो गोधरा कांड हुआ था, 2004 में ऑलरेडी वो फाइल खत्म हो चुकी थी. 2005 से लेकर 2007 तक 3 साल तक कांग्रेस जब सेंट्रल गवर्नमेंट में आई थी, 3 साल तक उन्होंने गोधरा कांड ये सब कर करके सुप्रीम कोर्ट तक लेकर के गए, सीबीआई को भेजा था, और उस सीबीआई ने नरेंद्र मोदी जी की 12 घंटे तक ग्रिलिंग की थी. एक चीफ मिनिस्टर की. दिस हैज हैपेंड इन द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, इन इंडिपेंडेंट इंडिया,
कि कोई भी एग्जिस्टिंग चीफ मिनिस्टर को 12 घंटे के लिए सीबीआई ने ग्रिल किया हो, और उसमें मोदी जी ने ये नहीं कहा कि मुझे छूट दो, मेरे सारे वो मिनिस्टर को बुला लिया पब्लिक, ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है आपको करना है ना, चलिए मैं आता हूं। 12 घंटे तक उन्होंने सारे आंसर्स दिए, ना सिर्फ आंसर दिए, ये सारा का सारा वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ। यानी कि सीबीआई की जो जांच थी वो सारी वीडियो रिकॉर्डिंग हुई, ताकि कल को उठ के सुप्रीम कोर्ट वाला अगर पूछता है कि आपने कोई फेवर किया नहीं फेवर किया, वो सारा दिखाया जा सके। तो अगर आप क्लियर हैं, अगर आपको लगता है कि एक पॉलिटिशियन के हिसाब से मैं क्लियर हूं, तो पब्लिक के सामने क्यों बोलते हो, कोर्ट में जाके प्रूव करो। अगर मैं ऑनेस्ट हूं, अगर मैं क्लियर हूं, मेरे ऊपर कुछ नहीं हुआ, तो मैं क्यों सबको जस्टिफाई करता रहूं कि मैं गलत नहीं हूं, सामने वाला गलत है। लेकिन हमारी जुडिशियरी सिस्टम ऐसे कि मेरे ऊपर एलिगेशन आया है तो प्रूव मुझे करना है कि मैं इनोसेंट हूं, वो एलिगेशन करने वाले पे और कुछ नहीं होता। ये सिस्टम भी हमारे यहाँ पे गलत है। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि इस तरीके से जब कोई एलिगेशन लगाता है तो उस एलिगेशन लगाने वाले के ऊपर भी पेनल्टी होनी चाहिए, क्योंकि यही केजरीवाल थे ना, मैं कई बार उनको प्यार से केजरुद्दीन कहता हूं, तो यही केजरीवाल है जिन्होंने शीला दीक्षित के सामने मेरे पास इतने एविडेंसेस है, मेरे पास ये हैं, और वही कोर्ट में जाकर के माफी मांगते थे। अरुण जेटली जी के सामने उन्होंने बहुत बार किया, फिर उनसे बाद माफी मांगी। तो ऐसे पॉलिटिशियन को हम लोग पॉलिटिशियन मानते ही क्यों हैं? ये तो दिल्ली का ठग है। किशोर कुमार ने बहुत बरसों पहले दिल्ली का ठग मूवी बनाई थी, ये तो साक्षात दिल्ली का ठग है, और फिर भी हम उसको सही मानते हैं। ये हमारी परेशानी है। मतलब जो पब्लिक है, उस पब्लिक के अंदर इतनी भी सोच समझ नहीं है, ये हमारी विडंबना है। तो आप जो कह रहे हो ईडी और सीबीआई की जो जांच है, वो तो कोई भी गवर्नमेंट करेगी। आज अगर मैं आपकी जगह, या आप या मैं भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हूं, अगर मुझे लगता है कि किसी आदमी ने कुछ स्कैम किया है, तो क्या मैं खुद जाके इन्वेस्टिगेट करूंगा क्या कि ऐसा हुआ है नहीं हुआ है, या मैं उसको लोकल, अल्टीमेटली मैं भी किसी एजेंसीज को ही कहूंगा कि आप जाकर जांच करिए। तो इस तरह का ये पैसे का प्रभाव, जो लिकर स्कैम हो, ये गलत तरीके से आया पैसा, और साथ में आप चुनाव की जो प्रक्रिया की पैसे जिस तरह बढ़ाई, और जो कंपनियां, अब बीजेपी को इतना पैसा मिल रहा है आज, काफी वो उन्होंने अनाउंस भी किया है, लेकिन कौन सी कंपनी कितना पैसा दे रहा ये भी एक आप बताते नहीं। पूरे राजनीतिक दल, मैं खाली बीजेपी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ जो भ्रष्टाचार का पैसा है वो सब कुछ हर पार्टी, हर प्रतिनिधि को मिल रहा है, और वो चुनाव में लड़ रहे हैं, कोई भी पार्टी हो, बीजेपी, सब उनके ही प्रचारक बन के आ रहे हैं। तो ये दौर यूपी में, मणिपुर में, आज हिमाचल और गुजरात में क्या इसका असर हो सकता है? क्या इसके असर से राम राज्य का मतलब ही खत्म हो जाने की डर कुछ है क्या? करेक्ट, नहीं आपने कहा वो बिल्कुल सही है। लेकिन आप कहें उससे पहले थोड़ा सा एक और चीज बताता हूँ, जो चीज शायद आपको ना पता है, आपके दर्शकों के लिए भी ये जानकारी हो। थोड़ा सबसे हाँ, थोड़ा हाँ, इन ब्रीफ बताइए, ताकि हम 45 मिनट्स में वाइंड अप करेंगे शो। हाँ जी, हाँ जी। तो पहले क्या होता था कि हमेशा पंचवर्षीय योजनाएं बनती थी, यानी जो भी गवर्नमेंट आती थी वो 5 साल के लिए अपनी पॉलिसीज बनाती थी, और उस वजह से क्या होता था कि वो पॉलिसी बनकर लोगों को समझ आए, लोगों तक पहुंचे, उससे पहले पॉलिसीज बंद हो जाती थी। ठीक है। तो अब 2014 के बाद मोदी जी ने वो जो प्लानिंग कमीशन था, उस पूरे प्लानिंग कमीशन को ही डिसॉल्व कर दिया। अब जो नया है उसे नीति आयोग कहा जाता है। तो नीति आयोग क्या करता है कि वो पॉलिसीज 15 साल के लिए बनाता है। यानी कि गवर्नमेंट किसी की भी हो, प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो, कैबिनेट मिनिस्ट्री कुछ भी हो, लेकिन जो आप पब्लिक के लिए जो पॉलिसी बना रहे हो या पब्लिक बेनिफिट के लिए जो चीज बना रहे हो, वो 15 साल तक आपको चलानी पड़ेगी। उसमें 2 उन्होंने बेंचमार्क दिए हैं। 3.5 साल के बाद आप एक अमेंडमेंट कर सकते हैं, यानी थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि स्कीम में थोड़ा सा प्लस माइनस करने की जरूरत है, आप कर सकते हो। 7 साल के बाद, यानी तब हो सकता है आपकी गवर्नमेंट बदल गई हो, दूसरी गवर्नमेंट आ चुकी हो, और तीसरा 10.5 साल के बाद, यानी 10 साल और 6 महीने के बाद आप रिव्यू कर सकते हो कि अब 10 साल तक आपने पॉलिसी को चलाया है, क्या इसे कंटिन्यू करने की जरूरत है, या इसे और 15 साल तक में टेन्योर खत्म करना है। तो ये जो पर्टिकुलर परिवर्तन है, ये इसी वजह से परिवर्तन है, क्योंकि होता यह है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जब आती है, जैसे मान लो मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि कांग्रेस ने 2004 से 2014 के बीच में पूरे देश का नेतृत्व किया, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठी हुई थी। हमने ज्यादातर जितने भी करप्शंस देखे ये इसी 10 साल में हुए। यानी कि 1947 से 2014 तक में सबसे ज्यादा करप्शन का अगर डिकेड माना जाए तो 2004 टू 2014 का डिकेड रहा। तो अब हमें ऐसी व्यवस्थाओं की जरूरत है कि चाहे सेंटर में कोई हो या स्टेट में कोई हो,
वो सारे स्कैम होने के बाद वो लोग पकड़े जाने चाहिए, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। और इसी वजह से सारी चीजों को डिजिटलाइज करने का जो कारण है वो यही है, क्योंकि जब तक कैश करेंसी है वहां पर करप्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट हम ये जानते हैं कि आज भी बहुत सारे स्टेट है जहां पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन से ज्यादा कैश ट्रांजेक्शन होते हैं। और इलेक्शंस के लिए मोनोगुडू का इलेक्शन हम दोनों ने यहाँ पर तेलंगाना में देखा है, हम दोनों को कितना पता है कि कितना पैसा खर्च किया गया है। लेकिन इसको रिजॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2015 या 2016 में, मुझे याद नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को एक रिक्वेस्ट किया था। आपको पता है यूएस का इलेक्शन खर्चा कितना होता है? यूएस इतनी बड़ी कंट्री है, ठीक है, उसका इलेक्शन का खर्चा कितना होता है? क्योंकि वहां पे सारा का सारा इलेक्शन आपके घर में होता है। यानी आपको एक लिंक भेजी जाती है, आप अपने घर में आपके मोबाइल से वोटिंग कर सकते हो। आपको क्यू में जाने की जरूरत नहीं है, ऑफिसर के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपका आईडी वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। आप जाइए वेबसाइट के ऊपर अपना मारिए, अगर आप एलिजिबल हैं वोटिंग करने के लिए, आपका नाम लिखा होगा, आप किसको वोट करना चाहते हो, जो आपको ईवीएम पैड वोटिंग बूथ पे दिखाई देता है वही आपके मोबाइल के ऊपर दिखाई देता है। आप उसके ऊपर क्लिक करिए, आपका वोटिंग हो जाता है। ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रपोज किया था कि क्यों ना हम सारे स्टेट के इलेक्शंस और सेंटर के इलेक्शन एक साथ ही करें, उससे गवर्नमेंट का खर्चा बच जाएगा। वैसे भी पॉलिटिकल आदमी तो एक ही इलेक्ट होके आने वाला है, चाहे उम्मीदवार एक खड़े रहे, 10 खड़े रहे या 50 खड़े रहे, जीतने वाला तो एक ही है। तो उसके लिए जितने लोगों ने अपोजिशन किया वो बीजेपी के अलावा बाकी के सारे पॉलिटिकल पार्टीज थे जिन्होंने अपोज किया। क्यों? क्योंकि उन लोगों को कुशनिंग चाहिए कि इस महीने उस महीने ये जो ब्लैक मनी का जो ट्रांजेक्शंस है, जो बिजनेसमैन से वो लेते हैं, वो सारा सेटलमेंट कहाँ करना होता है? इलेक्शन के टाइम पे। और इलेक्शन के टाइम पे जीतने के बाद फिर उनको रिवार्ड देना होता है। तो ये जो साइकिल है, एक 70 ईयर से साइकिल बनी हुई है, जहां पर पॉलिटिशियंस, इंडस्ट्रियलिस्ट और माफिया, इन तीनों का एक गठजोड़ है। जैसे डी गैंग की हम बात करें, बहुत सारी चीजें जो हम बात कर सकते हैं, लेकिन इन सारी चीजों को खत्म करने का सिंपल रास्ता क्या है? तो सिंपल रास्ता यह है कि आप वोटिंग की व्यवस्था को ही परिवर्तित कर दो। हर एक अपने घर में बैठ करके अपने मोबाइल से, जैसे आज आप गूगल पे करते हो तो आपका कोई गूगल हैक नहीं कर सकता, मैं गूगल पे करता हूं। देयर इज बहुत सारी सी व्यवस्थाएं हैं जहां पर हमारे खुद के मोबाइल से हम चीजें कर सकते हैं। अगर अमेरिका, जिसको हम डेवलप कंट्री कहते हैं, कोरोना के अंदर हमें प्रूव कर चुके कि मेडिकली हम उससे भी ज्यादा डेवलप्ड हैं, तो क्यों ना हम ऐसी व्यवस्थाओं को एडॉप्ट करें और क्यों ना सारे पॉलिटिशियंस मिलकर के इसके ऊपर बात करें कि हम सबको मिलकर के ये पॉलिटिकल खर्चा कम करना चाहिए, हमें ये सारी चीजें कम करनी चाहिए, ताकि हम अल्टीमेटली समाज के लिए इन पैसों को बचाकर बेटरमेंट के लिए काम करें। क्यों ये नरेंद्र मोदी जी अकेले ही सोचे? क्यों बाकी की पॉलिटिकल पार्टियां नहीं सोचती इसके ऊपर?